नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो टॉप 30 हैं। ये फटाफट रिवीजन के सीरीज़ में मैं इसे चला रही हूँ और इसमें मैंने एक टैग लाइन रखी है, याद करते चलो। यानी हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसे हम जल्दी ही याद भी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा कि हम एक साथ 10 वीडियो हमें देखना है। जो मैं वीडियो डालती हूँ आप उसे देख लेंगे तो आपके जो बर्डन है वो भी कम हो जाएंगे, प्लस आपको याद भी होते चले ऐसा रहेगा। तो ये मेरी कोशिश है। दूसरी बात ये कि थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स, क्योंकि उन्होंने जो मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस बनाए थे उसको बहुत प्यार दिया, लाइक दिया, सो थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। टॉप 30 है, लालन टॉप क्वेश्चन है, आप देखिएगा। ब्लैक फुट इंडियन है। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचेंगे इसका आंसर, क्योंकि इंडियन लिख दिया गया है तो कनाडा में प्रवासी भारतीय, बट ये नहीं होगा। दूसरा है कि क्यूबा में बागान में काम करने वाला, निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, या फिर डी उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति। आपको क्या लगता है कि इसका क्या आंसर होगा? ब्लैक फुट इंडियंस उन उत्तरी अमेरिका में जो एक देशी जनजाति है उसको ब्लैक फुट इंडियन कहा जाता है, न कि कनाडा में प्रवासी भारतीय को, न निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी को, या न क्यूबा में बागान में काम करने वालों को। सो द राइट आंसर इज डी, दैट इज उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू जो है कंटेंट को हम लोग रिवाइज करें, ताकि जो है हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय उप महाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी की जो वो काम न करने के कारण मरने लगे, ठीक है। इनका उपचार डैश के साथ किया गया था। तो देखिए, ये जो है ये जो गिद्ध हैं ये किस पे हमेशा डिपेंड रहते हैं? ये मृत जीव जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं। तो जब उनका उपचार किया गया तो उसमें किसके साथ किया गया? तो इनका उपचार जो है देखते हैं कि आइब्रोप्रोफेन से, एल्डीन से, एस्प्रिन से, या डिफ्लोफेनिक से। सो द राइट आंसर इज सी, दैट इज डिफ्लोफेनिक। यानी डिफ्लोफेनिक का यूज किया गया था और ये गिद्ध के किडनी तब उनके जो काम ना करने का यही कारण था, वो मरने लगे थे। ये देखिए, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप कुछ व्यूअर्स को ये क्वेश्चन बहुत पसंद आएगा, जिन्हें ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिएगा कि यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट देशांतर पे स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 बजे प्रातः है? मैं इस क्वेश्चन को बता दे रही हूँ कि आप कैसे करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, 7:20 प्रातः। देखिए कैसे होगा, क्योंकि हमारा जो भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है, और ये तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 10 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर में कितना होता है? 4 मिनट। तो 10 डिग्री देशांतर में 10 × 4 कितना हो गया? 40 मिनट हो गया। तो ये ईस्ट में है, तो बोल रहा है कि अहमदाबाद जो है वो मानक समय रेखा से पश्चिम में स्थित है, इसीलिए अहमदाबाद का स्थानीय समय जो होगा वो उसमें जो है 40 मिनट्स लेट हो जाएगा। तो इसे 7:20 इसका टाइम हो जाएगा। अब देखिए, तो आई होप वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। पुल और सड़क बनाने का, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने का, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, या फिर ब्रिटेन में इनके शीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए। तो क्या बोल रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज कि भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मुख्य रूप से बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। मेरी कोशिश थी, मुझे लग रहा था कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आए, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन से हिंदी में लेके आई हूँ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। ये चीज़ है। देखिए, इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सारे। तो इसका क्या क्या रीज़न था? स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, या एक बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, या इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, या फिर डी मसालों को खरीद कर इन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। सो द राइट आंसर इज बी, एक आधार यानी बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना जो है वो काम चला सके। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। और उससे क्या हो सकता था कि
जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छा हो, कोस्टल एरिया पे था तो बहुत ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत आसानी से हो जाता था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो जो भी परमाणु ऊर्जा है तो उसके संयंत्रों में जो बिजली की प्रक्रिया किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? सो द ऑप्शंस आर ए नाभिकीय संगठन, बी है जो परमाणवीय कंपन से, सी नाभिकीय संलयन से, या फिर डी नाभिकीय विखंडन से। वही न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन इन सब की बात कर रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय विखंडन से। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया जो है वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो है वो उत्पादित की जाती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डे टू डे लाइफ से भी कोरिलेट कर रहा है। तो देखिए ये इतने अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं कि आप इन्हें देख लेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया, या उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्हें विद्रोह का समर्थन था, या फिर जो सी है पठान और सिख सैनिकों को ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया, या फिर डी है देश के सभी शासन अध्यक्षों को चेतावनी दी गई कि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करें तो उनके विरोध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, यानी कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में। ये जो है परिवर्तन ला गया। दूसरा क्वेश्चन भी उसी टाइप से है कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। कब की बात कर रहा है? 1720 की। और किसने? ब्रिटिश सरकार ने। सो द ऑप्शंस आर ए इंग्लैंड में कैलिको मतलब सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, या फिर इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़ों का उत्पादन करने के लिए, या फिर सी है इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े या फिर छीट के उपयोग पे पाबंदी लगाने के लिए, या फिर डी है कैलिकट के विद्रोहों को दंड देने के लिए। तो ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम, तो जरूर कुछ ऐसा की होगी जो इंडियन के प्रॉफिट में नहीं होगा। तो इसने क्या किया? देखिए सी है जो कि इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पे इसने पाबंदी लगा दी। बात कब की है? 1720 की है, और इसी के लिए इसने कैलिको जो अधिनियम है वो पारित किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चे जानते होंगे, बेसिक है बहुत, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, या फिर बी उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, या फिर सी है मंगोलों से बचने के लिए, या फिर डी है दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। जो भी पहली बार ये हिस्ट्री पहले भी पढ़ा है तो इसका आंसर दे देगा। सो द राइट आंसर इज ए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। तो इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर कर दी थी। सो द राइट आंसर इज ए। तो ये इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं कि हम लोग जो है क्वेश्चंस के थ्रू है हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए, तंती, मोमिन और देवंग समुदाय डैश में लगे हुए थे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमने कभी नहीं सुना है। सो आप उसको कॉपी में लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। लकड़ी के काम में, चमड़े के काम में, बर्तन बनाने के काम में, या फिर बुनने के काम में। क्या बोल रहा है? तंती, मोमिन और देवंग समुदाय, ये जो थे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनकर वो सारे थे, तो उनका बुनने के काम में इनको लगाया गया था। किसको? तंती, मोमिन और देवंग समुदाय को। तंती, मोमिन और देवंग, आप किसी नाम से भी याद कर लेंगे तो भी आपको जल्दी याद हो जाएगा कि तंती, मोमिन और देवेंग जो थे, माने कि टीएमडी जो है वो बुनने के काम में होता है। टीएमडी ऐसे याद कर लीजिए, वो बुनने के काम में होता है। सी कुछ चीजें हैं आपको ट्रिक से याद हो जानी चाहिए और ऐसे ज्यादा अच्छा रहता है कोरिलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक स्तर पे इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है? प्रश्नोत्तर पद्धति, व्याख्यान पद्धति, कहानी कथन पद्धति, या फिर डी चर्चा पद्धति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप लोग इसका आंसर समझ रहे होंगे कि क्या होगा। जब भी हम प्रारंभिक स्तर पे अगर इतिहास शिक्षण पढ़ाएंगे तो महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि कहानी कथन पद्धति से। कहानी कथन पद्धति के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, क्योंकि इमेजिनेशन पावर है वो भी बढ़ता है, प्लस दूसरी चीज की बच्चा जो है
कहानी के माध्यम से चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाता है, कोरिलेट करता है और याद भी कर लेता है। तो इसीलिए इतिहास को जब तक कहानी कथन और रोचक ना बनाया जाए, वो जो उसकी जो शिक्षण है वो अच्छा नहीं होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। तो पहले ये उसमें 4 पिलर्स में आता है, जो 4th पिलर है ये हमारा मीडिया जो है। तो अब बोल रहा है कि अब ये क्यों इसे हम इंडिपेंडेंट नहीं मानते हैं, क्यों? क्योंकि ये गैर सरकारी संस्था है, या फिर बी ये नागरिक समाज है, सी ये सरकारी एजेंसियां हैं, या फिर डी ये व्यापारिक घरानों से संबंधित रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि अब मीडिया को व्यापारिक घरानों के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। तो ये चीजें हैं। देखिए इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे तंती मोमिन देवेंग समुदाय किसके थे, वो हम लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, तो इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब देखिए नेक्स्ट है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका बहुत लोग आंसर जानते होंगे मुझे लगता है। आई थिंक सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। क्लास 6 की सिविक्स में मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था। ये विचार डैश द्वारा रखा गया था। तो आप बता सकते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, यानी मैं बात कर रही हूँ BR अम्बेडकर साहब को। तो उन्होंने ही ये सभी भारतीयों को जो मतदान का अधिकार होना चाहिए, प्लस ये भी कहा कि चाहे वो सामाजिक या आर्थिक स्तर से कुछ भी हो, दे मस्ट हैव द राइट टू वोट। तो ये बात है। तो ये जो इसका स्टेटमेंट है किनका है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर जी का है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। आप बताइए, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्य काल या फिर प्रश्न काल। एक 0 आवर होता है शून्य काल, एक क्वेश्चन आवर होता है। तो आपको क्या लगता है? बहुत बच्चे शून्य काल और जो प्रश्न काल है उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है उनको। सो द राइट आंसर इज कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का जो प्रथम घंटा होगा वो क्या हो जाएगा, प्रथम है, प्र है, तो वो तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी प्र ही से होगा, यानी कि प्रश्न काल से है। तो इस तरह से कोई भी चीज को आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे या ट्रिक से पढ़ेंगे, नेमोनिक्स से पढ़ेंगे, तो चीजें आपको जल्दी याद हो जाएंगी। बहुत सारे नेमोनिक्स के वीडियो या फिर ट्रिक के वीडियो है मैंने दिए हैं, आप प्लीज जाइए उन्हें देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित डैश है। सीके जानू कौन है भाई? पटकथा लेखक, मानव विज्ञानी, आदिवासी कार्यकर्ता या फिर पर्यावरणीयविद। तो देखिए आपको नहीं याद आ रहा है कि सीके जानू कौन थे, तो एक मूवी आई थी ओके जानू से, उसे से थोड़ा बहुत कोरिलेट कर लीजिए कि जो वो ये बहुत प्रतिष्ठित जो ये आदिवासी कार्यकर्ता थे। तो ये हो गया, सीके जानू कौन थे? आदिवासी कार्यकर्ता। किस मूवी से थोड़ा बहुत कोरिलेट करें? अच्छा ओके जानू से, तो आदिवासी कार्यकर्ता। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग हैं ऐसे कोरिलेट करके भी पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत सारी चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन जो है टॉप 30 है, बट अगर हम सारी उन सबको लिख लेंगे, याद कर लेंगे, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन से याद हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दादन व्यवस्था है। पहली बार कोई पढ़ेगा तो उसे लगेगा ये कौन सी व्यवस्था है, जहां व्यापारी राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है, या फिर बी है जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, या फिर सी जहां व्यापारी अपने माल को किश्तों में बेचता है, या फिर डी जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। क्या लगता है कि आपको इसका क्या आंसर होगा? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो बी है, यानी दादन व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां व्यापारी जो होते हैं कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। सो द राइट आंसर इज बी। तो ये दादन व्यवस्था हो गई। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो हम लोग कभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बट क्वेश्चन नहीं करेंगे तो वो भी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो इसमें दोनों हो जा रहा है। उसके बाद से लिखा हुआ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? किस समिति का? तो इनका पूरा नाम क्या है न्यायाधीश का? राजेंद्र सच्चर। तो यानी कि सच्चर समिति का गठन किया गया था। तो देखिए कौन है, किस समुदाय के हैं? तो आंग्ल भारतीय है वो, या मुस्लिम है, या जैन है, या फिर सिख है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नन अदर देन बी यानी कि मुस्लिम। तो मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश जो थे वो राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा संगठित जो समिति है, सच्चर समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? मुस्लिम के लिए। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? इसका वही आंसर होगा जो अगर आप उन्हें लर्निंग क्या कहते हैं करके सीखने को देंगे। दूसरी क्वेश्चन है कि उनकी लाइफ से कोरिलेट करेंगे। उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक या संकेत का चित्र बनाने के लिए कहेंगे, इससे नहीं हो पाएगा उनका जो है। उसके बाद से दूसरा कि नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो ये तो रटने वाला हो गया, ये भी नहीं होगा। सी है कि मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्कशीट को हल करना, बिल्कुल नहीं। बस अगर वो बच्चा हल करता रहेगा, कुछ सीखेगा नहीं करके, तो कभी नहीं सीख पाएगा। सो द राइट आंसर इज नन अदर देन डी। समाचार पत्र से लगातार जो है उनमें वो होमवर्क करेगा तो कर लेगा, डी आंसर था उसका। ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? क्या बोल रहा है कि किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो संथाल, गौड़, भील या अहोम। सो द राइट आंसर इज डी यानी कि अहोम। तो जो अहोम आदिवासी समाज है उसको खेल में विभाजित किया गया। किसमें? खेल में, अहोम। ये नहीं कि आप लोग असम याद कर लीजिएगा, वो अहोम है। और जो संथाल है, गौंड है, भील है, ये सब जो है ये कोई और समाज है, लेकिन आदिवासी समाज जो है वो अहोम है जिसको खेल में विभाजित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो मेरी पूरी इफ़र्ट है, मेरा पूरा पहल है कि आप लोग को सारी चीज़ें याद हो जाए। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यह देखा गया है। एक्चुअली ये पेडागोजी का क्वेश्चन है और इसको मैंने जब पेडागोजी पढ़ा रही थी तो भी मेरे वीडियोस में क्वेश्चन है, तो जो पढ़ा होगा, सुना होगा, वो इसका आंसर दे देगा कि यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए व्याख्यान पद्धति से, परियोजना उन्मुखी से, मुक्त अनंत से या चर्चा उन्मुखी से। सो द राइट आंसर इज नन अदर देन सी यानी कि चर्चा उन्मुखी से। इससे ही जो भी कल्चरल है, जो कि सोशल है या फिर जो क्लास डिफरेंस है, अगर उससे पक्षपात आ रहा है या पूर्वाग्रह या भी अभिवृत्तियों को उत्पन्न अगर किया जा रहा है, तो अगर हम चर्चा, डिस्कशन ओरिएंटेड जो क्लास होगी उससे सारी चीजें जो है हल हो सकती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई है जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई हैं? तो ए है कि आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। बी है कि जाति और वर्ण समान है। सी है कि वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। या फिर डी है कि लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। तो यही आंसर होगा इसका डी कि वर्णों में जो जातियां इसलिए उत्पन्न हुई भारतीय समाज को संगठित करने का ये आधार इसलिए बनी, क्योंकि लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकता में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। तो बोला जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वही सारी चीजें। अब देखिए, ये भी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर है, जैसे जो ब्लू बॉक्स में देती हूँ उसी का एक क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्थल वह है, अतीत के स्मृति या शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटाते हैं, या फिर इतिहासकार इतिहास लिखें। तो बताइए ऐतिहासिक स्थल क्या है? देखिए, अगर आपका आप ये सोच रहे हो कि इसका आंसर जो है इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं है। सी भी बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, आपको हो सकता है कि ए और बी में डाउट हो, तो बी भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, अतीत के स्मृति या फिर शेष अवशेष मिलते हैं, वही ऐतिहासिक स्थल है। तो ये एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी से इतने क्वेश्चन पूछता है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछता है। कॉमन एरा क्या है? मैंने पढ़ाया हुआ था, फर्स्ट चैप्टर में ही था, हाउ, व्हेन और ये सारे में था। देखिए कि कॉमन एरा क्या है? आदेश जारी करने के लिए, ब्लू बॉक्स का ही क्वेश्चन है कि आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा है, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा है, या फिर सी ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा है, या फिर डी क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो
ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमन एरा या फिर तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी है कि क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है और इनसे पूछता है BC-AD से। तो इससे एक और क्वेश्चन पिछले में कभी पूछा था कि 2012 को हम कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखा होता कि AD के 2012 AD, तो वो क्वेश्चन भी है, वो मैं दूंगी, वो भी हो जाएगा। ये देखिए कि निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है, बताइए। अगर ज्योग्राफी आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, या फिर बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून, या फिर शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, या फिर मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है, जिसको ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है। तो गैसीय ग्रह वो जो अंतिम 4 जो प्लैनेट्स होते हैं उनको कहा जाता है, यानी सो द राइट आंसर इज ए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हीं को है जो है गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। सो हम लोग जो इसमें जो टॉप 30 है, इसमें सारे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चंस जो है कवर अप कर ले रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं जो है इस कंटेंट को बनाती हूँ और आप तक पहुँचे, आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जो है 2012-2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, इम्पीचमेंट जो है यूज चलाया गया था? TB मैकाले पे, कार्नवालिस पे, चार्ल्स क्लाइव पे, या फिर वेरन हेस्टिंग पे? तो क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग चलाया गया था, तो किस पे चलाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी है, माने कि वेरन हेस्टिंग पे, जो ब्रिटिश संसद थी उसने महाभियोग इन पे चलाया था। किस पे? वेरन हेस्टिंग पे। तो ये है इसका राइट आंसर है, वो डी है। तो देखिए ये क्वेश्चन से इतने अच्छे हैं, मतलब आपको जो है चीज़ें हैं धीरे धीरे सारी याद हो जाएंगी। और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था, यानी कि जो ट्राइपॉड जो स्ट्रगल हुआ था उस पर शामिल था? कौन सा? राष्ट्रकूट, ट्रिपटाइट जो स्ट्रगल था वो राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार पे, पाल चोल गुर्जर प्रतिहार पे, चोल राष्ट्रकूट पाल पे, पाल पल्लव राष्ट्रकूट पे? सो द राइट आंसर इज ए। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे याद करने के लिए। क्या लिखा है कि राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार। देखिए आप कैसे याद कर लीजिए, पाल नाम का एक लड़का है, उसको कूट दिया गया, माने मार दिया गया। क्यों मारा गया? क्योंकि वो बहुत गुर्रा रहा था, माने गुर्जर। पाल नाम का लड़का है, उसको कूट दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत गुर्रा रहा था, यानी राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के बाद पाल और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार। तो इस तरह से आपको चीजें याद हो जाएंगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पे शासन किया वह वर्तमान में डैश में स्थित है। तो बस इसको तो आप रट जाइए, ऐसे क्वेश्चंस को जिसको कभी ये लगे कि अरे यार ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा था, मतलब आपने NCERT नहीं पढ़ा तो आपको नहीं समझ में आएगा। सो तो इसका जो राइट आंसर है वो छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। तो जो 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियों का जिन क्षेत्र पर शासन किया गया था वो छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। A, B और D जो है वो नहीं होगा। तो आप प्रदेश से ये मत सोचेगा कि उत्तर प्रदेश या फिर कुछ और। राइट आंसर जो है वो सी है, यानी छत्तीसगढ़ / मध्य प्रदेश। तो उस एरिया में ये जो है वे कीरा मुखियों ने अपना शासन किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? अगर आपने मेरे वीडियोस को रेगुलर देखा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ए है कि सजावटी द्वार, बी है रंगशाला नृत्य प्रस्तुत करने की जगह, यज्ञ वेदी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, या फिर डी है हवन कुंड और जिसका जो वर्ग पिरामिडिकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। बताइए क्या आपको लगता है किसका आंसर होगा? बोल रहा है कि 9वीं शताब्दी के मंदिर जो थे स्थापत्य कला का हिस्सा थे, तो किसके लिए हिस्सा थे वो? सजावटी द्वार के लिए। सो द राइट आंसर इज ए, सजावटी द्वार के लिए। तो आप देखिए इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए, सारी चीजें याद हो जाएंगी। याद करते चलें, ये जो है इसका पहल है जो मेरा वो फटाफट रिवीजन का, उसको भी ध्यान में रखिए। उसके बाद से देखिए, आदिवासी या जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। ओके, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो अभी जो प्रेजेंट में जो हिस्टोरियंस है वो अब आदिवासी के इतिहास को कैसे लिखते हैं? इससे एक और क्वेश्चन रिलेटेड था आदिवासी वाला, कौन था? CK जानू, जो आदिवासी कार्यकर्ता थे। तो ओके जानू से मैंने आपको याद करवाया। तो देखिए
प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, बी है आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, सी है पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके, या फिर डी है वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो जो वर्तमान के जो इतिहासकार हैं वो आदिवासी इतिहास को वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके लिखते हैं। सो द राइट आंसर इज डी। तो ये चीजें हैं, और कुछ ट्रिक्स मैं, आप लोग बुरा मत मानेगा, क्योंकि हम उसे कोरिलेट करके जान जाते हैं तो वो अच्छा होता है, बस इसलिए मैं बनाती हूँ। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बींदरी क्या था? बीदर में उत्पादित सूती कपड़ा का एक प्रकार, बिंदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार, या फिर बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, या फिर डी बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार। तो बीदरी क्या थी? राइट आंसर इज सी, बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। अगर तांबे और चांदी में कोई जड़ाऊ काम किया गया है दस्तकारों द्वारा तो उसको हम क्या बोलते हैं? बीदरी। क्या बोलते हैं? बीदरी। समझ में आया? तो ये था, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने कभी नहीं देखा होगा और वो लगेगा अरे यार ये कहाँ से आ गया। सो उन सारे क्वेश्चंस का एसिमिलेशन मैंने आपको यहाँ पे किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग मेरी सारी चीज़ें, मेरा जो प्रयास है ये बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच। कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे कमेंट प्लीज़ कीजिएगा, रिमार्क दीजिएगा अपना, ताकि मैं है और भी मोटिवेट होके और टॉप 50 बनाऊं, 60 बनाऊं। हम 60 पे भी आएंगे और उन सारे क्वेश्चंस बहुत धुएंधार होंगे, एकदम ललन टॉप वो 60 क्वेश्चंस होंगे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मेरी पहल है फटाफट रिवीजन और याद करते चलो वो आप लोग को अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, अपने रिमार्क दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे